Good morning once again, and today we will start our new chapter Nationalism in India. बेटा लेसन तो वैसे बहुत इजी है और अब तक का जितने भी अपन ने लेसन्स किए हैं उन सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लेसन यही है। इसका एक रीजन है कि हमने प्रीवियस क्लासेस में इस लेसन को पहले भी पढ़ रखा है। तो हम डायरेक्टली शुरू करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, क्योंकि नेशनलिज्म इन इंडिया है और इंडिया वर्ल्ड में ही आता है, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर कि भारत में जो विश्व में जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उस टाइम पर भारत की स्थिति कैसी थी। और ये युद्ध चला था आपका 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी 3 से 4 कंडीशंस आपको इंडिया की दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले क्या था कि यहां पर जो विलेजर्स थे, ठीक है, विलेजर्स को एक तरीके से टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, ठीक है, विलेजर्स को बेसिकली पोस्ट कॉन्स्क्रिप्शन के लिए पोस्ट रिक्रूटमेंट अपन कह सकते हैं, रिक्रूटमेंट, ठीक है ना, जबरदस्ती उनको भर्ती किया जा रहा था सेना में, क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए थे, सोल्जर्स चाहिए थे, ठीक है। तो ऐसे में यहां पर जो विलेजर्स थे उनको जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था, क्लियर है। यहां पर क्रॉप फेल हो गई थी, ठीक है, और क्रॉप फेल के कारण लोग रिवेन्यू जमा नहीं करा पा रहे थे और चीजों की जो कीमतें थी वो हाई जा रही थी। अब ये तो कह दो कि एक चोट थी इंडिया के ऊपर, ठीक है, और इस चोट पर नमक का क्या लगा दिया, एक प्रॉब्लम और आ गई, और वो नमक क्या था, प्लेग एपिडेमिक, PLEAUGE, प्लेग एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब आपको पता होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है। एपिडेमिक का मतलब होता है क्या, महामारी, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन थी किसकी, इंडिया की, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्लियर है। इनको आप चेक कर सकते हैं, फोर्स है। उसके बाद में ये आ गया आपका क्रॉप फेल हो गई है, और साथ में कितने सारे लोग मारे गए, तकरीबन 12 से 13 मिलियन लोग, 213 मिलियन पीपल पेरिश्ड, ठीक है, यानी इतने लोग तबाह हो गए। ये भारत की कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है आपका पॉइंट, व्हाट इज सत्याग्रह। सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह को यदि अपन इसको हिंदी में तोड़ते हैं या हिंदी में इसका विश्लेषण करते हैं तो वो आपका कहलाता है क्या, सत्य के लिए आग्रह, यानी सत्य के लिए जिद करना। एक सीधा सा गांधी जी ने एक लाइन दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखी है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी बात पर सच है, यानी रीजन इज ट्रू, ठीक है, देन देयर इज नो नीड ऑफ द यूजिंग फिजिकल पावर ऑफ एनीवन, ठीक है। यानी कि यहां पर इन्होंने सत्याग्रह किससे किया, नॉन वायलेंस से, ठीक है। और इसके लिए मेनली उन्होंने कहा कि वायलेंस है, ठीक है, नॉन वायलेंस, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा इसके लिए कि ऑप्रेसर के कॉन्सेंस पर, कॉन्सेंस, ठीक है, यानी मेंटल अटैक करना है उसके ऊपर, मानसिक रूप से उसके ऊपर दबाव डालना है कि आपको अपनी बात सही है और आप उसके ऊपर किसी प्रकार का फिजिकल पावर का यूज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में इसको क्या कहा गया है, सत्याग्रह कहा गया, सत्य के लिए आग्रह। इसमें अपन ने पढ़ लिया सत्याग्रह। अब इसके बाद में हम आगे की ओर चलते हैं, क्या कि सत्याग्रह कैसे स्टार्ट किया गया, ठीक है। सत्याग्रह से पहले हम पढ़े गांधी जी की एंट्रेंस कब हुई थी, 1915 में,
ठीक है। 1915 से पहले गांधी जी कहाँ थे भाई? तो गांधी जी कहाँ थे? साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है। अपार्थाइड का नाम आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है। और अपार्थाइड या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आरडी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी अफ्रीका के लोगों के साथ क्या किया जाता है? रंग भेद की नीति अपनाई जाती है, जहां पर उनको इंफीरियर समझा जा रहा था। 1915 की किताब में पढ़ा होगा। ठीक है। और आरडी मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ऐसे में जब गांधी जी इंडिया में वापस आए तो उन्होंने भी यही देखा कि भाई ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को क्या समझ रखा है? अपने से इंफीरियर समझ रखा है। ठीक है। अब ऐसे में उन्होंने मेनली गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपने सत्याग्रह की स्टार्टिंग की। ठीक है। सत्याग्रह में सबसे पहले आप 4 वर्ड मेरे साथ याद रख, 3 वर्ड आप सबसे पहले मेरे साथ याद रखें, CV, KG और AG। ठीक है। किसी को इसी सीक्वेंस में याद रखना, CV, KG, AG बोलेगा तुम्हारा, CV, KG एंड AG। CV का मतलब होता है चंपारण बिहार, चंपारण और बिहार। ठीक है। खेड़ा, KG खेड़ा गुजरात। ठीक है, गुजरात। और AG अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, गुजरात। ठीक है। और ये ईयर आपके हैं 1916, 1917 और 1918। ठीक है। ध्यान रखना, अब का जो एनसीईआरटी की जो नई बुक है उनमें शायद कुछ थोड़ी बहुत चेंज कर दिया गया है, यहाँ पर 16 कर दिया गया है, पर उसमें आप एक लाइन पढ़ सकते हैं, देन इन 1917। तो देन इन 1917 मीन्स ये वाला ईयर ही आपका सही है चंपारण बिहार के अंदर। ठीक है। वो काफी टाइम तक चला था, हो सकता है इस बेस पर इन्होंने इस बार न्यू ऑप्शन में क्या 1917 ही लिख दिया। और नेट पे भी आप वही प्रॉब्लम चीजें देखते हैं जो हम लोग डालते हैं, हम भी तो डालते हैं नेट पे, और कौन डालता है? ठीक है। चलो आगे। तो चंपारण एक छोटा सा ले लेते हैं। चंपारण बिहार के अंदर मीन्स इंडिगो प्लांटर्स के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह करा था। सेकंड आपका खेड़ा गुजरात है, जहां पर क्रॉप फेल हो गई थी। पढ़ा था अपन ने एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया की क्या कंडीशन थी। ठीक है। और ऐसे में खेड़ा गुजरात के अंदर मेनली रेवेन्यू को कम करने, क्योंकि क्रॉप फेल हो गई थी। ठीक है। इसलिए रेवेन्यू को कम करने के लिए बात की गई थी। ठीक है। ये था प्लांटेशन ओनर्स के बाद में पेन। ठीक है। और इसके बाद में अपना लास्ट आता है 1918 में, जिसके अंदर आपके कॉटन मिल वर्कर्स के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह करा था। ठीक है। ये अपन ने चारों के चारों या तीनों के तीनों क्या पढ़ लिए हैं? सत्याग्रह पढ़ लिए हैं, जो कि गांधी जी ने 1915 साउथ अफ्रीका से आने के बाद में इंडिया में अपने ये शुरू किए थे। अब सीक्वेंस चल रहा है, ध्यान रखना, इसको बीच में अपन को तोड़ना नहीं है। ठीक है। अब 1918 में कंडीशन आपकी ऐसी हो गई थी। अब 1919 के अंदर, ठीक है, अब अपना चलता है नेक्स्ट टॉपिक क्या? रोलेट एक्ट। ठीक है। ROWLLAT, रोलेट एक्ट। ये अपन ने क्लास 8 में भी पढ़ रखा है। ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, ब्रिटिशर्स की। इसके अंतर्गत मेनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिशर्स को एनॉर्मस पावर दे दी थी कि जिसके के अंदर कोई भी पॉलिटिकल लीडर, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर, ठीक है, या फिर जनरल सिटीजन्स, यदि ब्रिटिशर्स को लगता था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको 2 इयर्स के लिए, ठीक है, और विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी ट्रायल यानी उनको मुकदमा लड़ने का भी मौका नहीं दिया जाता था। और इस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ठीक है, प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर जो लोग थे वो सारे के सारे कौन थे? इंडियंस एक भी नहीं था उसमें। ठीक है। ये रहेगा तो सारे के सारे ब्रिटिशर्स ही थे। अब ऐसे में ये जो रोलेट एक्ट बना था 1919 के अंदर, ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल, ठीक है, ये आराम से देखना, 6 अप्रैल के
6 अप्रैल 1990, ठीक है, अप्रैल 1919, ठीक है, जो कि अमृतसर में, ठीक है, स्टार्ट किया गया था। और इस समय पर जब इन्होंने क्या करी, इंडियंस ने हड़ताल करी, ठीक है, तो ऐसे में ब्रिटिशर्स जितनी भी गवर्नमेंट प्लेसेस थी, गवर्नमेंट प्लेसेस थी, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है, फिर आपके ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, और फिर आपकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स यानी कोर्ट्स, बिल्डिंग्स कोर्ट्स, ठीक है, इन सबको बचाने की कोशिश करने लगी। और ऐसे में 10 अप्रैल को, ठीक है, जनरल डायर, क्योंकि यहां पर तोड़ाफाड़ी बहुत ज्यादा होने लगी, वायलेंस ज्यादा होने लगा, और ऐसे में यहां पर रोक लगा दी गई, जहां पर क्या कहते हैं, गांधी जी को दिल्ली में एंटर करने के लिए मना कर दिया। किसको? मिस्टर M.K. गांधी जी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी। क्लियर है? ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रताड़ित किया गया। और यहां पर 10 अप्रैल के टाइम पर जनरल डायर ने क्या लगा दिया? डायर ने क्या लगा दिया? मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ एक बार छोटे में यदि मैं कहूं तो आपको समझा दूं, जैसे अपने यहाँ पे लोकल एरिया में क्या लगता है, पुलिस के द्वारा कर्फ्यू लगाया जाता है, ऐसे बहुत बड़े एरिया में आर्मी के द्वारा, ठीक है, यानी वही सेना है आपकी, और वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या लगा देती है, पूरे बड़े एरिया पर कर्फ्यू लगा देते हैं। इस कर्फ्यू को अपन एक वे में कह सकते हैं क्या? मार्शल लॉ। ठीक है, अब मेनली ये जो रॉलेट एक्ट था इसका अगेंस्ट चल रहा था। ठीक है, अब इस अगेंस्ट में गांधी जी ने अपना काम कर रहे थे अपने वे में, परंतु इसके लिए मेनली अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर, ठीक है, इसके प्रदर्शन के लिए 5 मिनट में, ठीक है, इसके प्रदर्शन के लिए क्या था, इन्होंने सबको एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की। ठीक है, और अच्छा, अब आप में से कोई बता सकता है कि पंजाबियों का जो पंजाब में एक त्योहार होता है बहुत फेमस, उसको क्या कहा जाता है? कोई बताएगा? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं, आप तो बाद में बताएंगे, पहले मैं ही बता देता हूं। ठीक है, मुझे क्लियर है? और इसके अंदर आपका था 13 अप्रैल तक की बात आ गई। उससे पहले गांधी जी को मना कर दिया गया था दिल्ली में आना और अमृतसर में करूं। ठीक है, तो 1919 के अंदर आपकी बात चलती है, उसमें अपन ने देखा अप्रैल 10 को मार्शल लॉ लगा दिया गया जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, अब इसमें भी लोगों को मारा गया क्योंकि बीच में गांधी जी को मना कर दिया था और अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया था, लोगों ने काफी तोड़फोड़ की थी। ऐसे में जनरल डायर ने 10 अप्रैल के टाइम पर क्या लगा दिया? मार्शल लॉ लगा दिया। ये रॉलेट एक्ट एक अनजस्ट एक्ट था। ठीक है, अब इसका विरोध किया जाना था। अब ऐसे में ये 13 अप्रैल ही डेट क्यों चुनी गई लोगों के द्वारा? पंजाब, इसमें गांधी जी का भी कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ये 13 अप्रैल क्यों चुनी गई? क्योंकि यहां पर पंजाब के अंदर बैसाखी नाम का, जैसे अपने यहां पर होली है, दिवाली है, तो वहां पर एक रीजनल आपका, जो अब तो पूरे देश में ही लगभग मनाया जाता है 13 अप्रैल के दिन, क्या है नाम उसका? बैसाखी। तो ऐसे में जलियांवाला बाग इस टाइप का एक पार्क या गार्डन था, पार्क था, बाग, बाग वो चीते वाला बाग नहीं है, इट इज बाग। तो यहां पर एक छोटी सी एंट्रेंस थी, ध्यान से देखिएगा इसकी बनावट, अब तो काफी बंद कर दिया गया है। ये इतनी ही जगह थी जिसमें एक आदमी बिल्कुल फ्रीली एक टाइम पर जा सकता था। 2 आदमी यदि जाएंगे तो साइड में इस तरीके से जा सकते हैं, 3 का कोई सवाल ही पैदा नहीं है, यानी 2 बंदे ही बिल्कुल सकड़े होकर इकट्ठे जा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई है? अब मेनली यहां पर ये सारे लोग आए, 2 तरह के लोग थे, 2 टाइप्स के लोग थे। एक तो कंट्री साइड के थे, यानी जो शहर से दूर थे, ठीक है, कंट्री साइड के, और दूसरे लोग कहां के थे? टाउन के, शहर के थे, यानी अमृतसर के थे। अब ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों को क्या कर्फ्यू के बारे में नहीं पता था। ठीक है,
या जिसे अपन इस वक्त तो क्या लग रहा है 10 अप्रैल के बाद मार्शल लॉ, क्या लग रहा है मार्शल लॉ। अब लोगों को इस मार्शल लॉ के बारे में पता ही नहीं था और वो आए थे अपने बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए, जो कि सदा से कहाँ मनता था, जलियांवाला बाग में। इनके पास एक लाठी भी नहीं थी, एक डंडा यानी स्टिक भी नहीं था उनके पास। कुछ बूढ़े लोग थे वो अपनी स्टिक जरूर लेकर आए थे, उन्हें कर्फ्यू का नहीं पता था। दूसरे लोग जो कि टाउन के थे, ये तो थे कहाँ के, कंट्री साइड के, विलेज की साइड के, ठीक है। अब ऐसे में उनको तो पता नहीं था कि भाई यहाँ पर ये काम चलने वाला है, वो तो अपना पर्व मनाने के लिए आए थे बैसाखी का। एंड द सिटीजन्स ऑफ टाउन वर assembled together for the discrimination against or the protest against the what Rowlatt Act, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हैज गिवन द परमिशन टू डू एनी डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट विदाउट आर्म्स, क्या बिना आर्म के वो प्रोटेस्ट कर सकते थे। पर गलती ये क्या कर दी थी कि इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ था और भाई साहब इंचार्ज कौन थे अपने, मिस्टर जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर। और भाई साहब उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, यहां पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमा थी। इस भाई ने तुरंत अपनी आर्मी के ये बंदे और यहां से ये बंदे यहां तक फैला दिए, ठीक है। और इनके ऊपर विदाउट एनी वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं थी, और गोली चलाना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन यहां पर 2000 के करीब लोग थे, जिनमें से केवल 1200 तो मार दिए गए थे, ठीक है। ध्यान रखना इसके अंदर एक कुआं था, लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में भर रहे थे और इतनी लाशें इसके अंदर जमा हो गई थी कि पूरा कुआं लाशों से भर गया था और लोग एक दूसरे के ऊपर इस दीवार को फांदने की कोशिश कर रहे थे। मुश्किल से 500 से 600 लोग बचे थे इसमें। हजारों लोग, 100 of the persons, people have been died। समझ में आ गई है बात। तो इसलिए जलियांवाला बाग मैस्केयर या नरसंहार जिसे कहा जाता है, ठीक है। जर्मनी के लेसन में नाजिज्म में 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है जेनोसाइडल वॉर, ठीक है। तो वो मैस्केयर ही था। तो ऐसा ही मैस्केयर किसने किया, जनरल डायर ने किया। और देखो आश्चर्य की बात, भाई साहब जब उसे कोर्ट में बुलाया गया तो उसे सजा देने के बजाय उसको इनाम दिया गया और उससे कहा कि भाई अब तू यहां से चुपचाप निकल लो तुम, नहीं तो तुम्हारा पता नहीं कब हैप्पी बर्थडे मन जाए। जब उससे कोर्ट में पूछा गया तो उसने बड़ा सीना तान के कहा, क्या कहा कि मेरा इस शूट आउट करने का कोई और एम नहीं था, सिर्फ एक एम था कि इंडियंस के माइंड में ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या बैठ जाए, फियर बैठ जाए, डर बैठ जाए, ताकि वो ऐसी हिमाकत दोबारा ना कर सके। ये हमारे जनरल डायर साहब का उस टाइम पर क्या था, स्टेटमेंट था कोर्ट के सामने। तो ये आपका जलियांवाला बाग मैस्केयर खत्म हुआ। तो सीक्वेंस में चल रहा है आपका 6 तारीख को हड़ताल, ठीक है, कहां पर 6 तारीख को हड़ताल, 8 तारीख को 10 तारीख को कर्फ्यू, उसके बीच में लोगों ने दंगा करा तो उसमें क्या लगाया गया था, कर्फ्यू लगाया गया था, मार्शल लॉ लगाया गया था 13 अप्रैल को, सॉरी 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को है, ठीक है, ध्यान रखना 1919 में, ठीक है। सर अप्रैल का ही हिसाब किताब है आपका। अब आपका आता है नेक्स्ट, कहां पर, ये जलियांवाला बाग आपका खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद आपका पंजाब के गांव गुंजरनवाला के बारे में दे रखा है। वहां पर जो लोग थे वो उस गांव को छोड़ छाड़ कर चले गया था, वीरान हो गया था और वहां पे बम फेंक दिए गए थे, ठीक है। अब उसके बाद में आता है खिलाफत मूवमेंट, हल्का सा खिलाफत। खिलाफत का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है खिलाफत? खिलाफत का मतलब होता है किसी चीज का अगेंस्ट करना, मना करना, इनकार करना। एक्चुअल तो वर्ड ये है, पर यहां पर जो लिया गया, आपने पढ़ा है अभी पिछला अपन ने एक वीडियो बनाई थी नेशनलिज्म इन यूरोप, वहां पर आपने पढ़ा था ऑटोमन एम्पायर तुर्की के अंदर,
मेनली यहां पर जो मुस्लिम्स के रिलीजियस हेड्स थे उनको क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था, ठीक है। और मेनली फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, क्योंकि अब वर्ल्ड वार खत्म हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो खलीफा लोग हार गए थे और यूरोपियन पावर्स जो थी, यूरोपियन पावर्स, उन्होंने वहां पर, कहां पर, ऑटोमन एम्पायर में अपना कब्जा कर लिया था। और ऐसे में वो खलीफाओं की पावर को क्या कर रहे थे, पावर ऑफ खलीफा, क्या एनक्रोच्ड या स्टॉप, कंट्रोल करना, ठीक है, उनकी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। कहां पर, ऑटोमन एम्पायर पर, तुर्की में। याद है ना, कौन सा, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है, कौन सा एरिया था। चलो अब तक तो आपने लिख दिया हो कमेंट बॉक्स में, आंसर था आपका बाल्कन रीजन्स, ठीक है, बाल्कन रीजन। तो ये कंडीशन इंडिया में ना हो जाए, कौन सी, खलीफाओं की यानी रिलीजियस हेड्स की पावर को एनक्रोच ना कर लिया जाए। ऐसे में दो मुस्लिम ब्रदर्स आए थे, ठीक है, अली ब्रदर्स जिसका नाम पड़ता था, ठीक है, और वो कौन थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, 1920 की बात है ये, तकरीबन, ठीक है। तो ऐसे में इस टाइम से पहले, किस टाइम से पहले, खिलाफत मूवमेंट से पहले, क्योंकि अभी तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसमें स्टार्ट हो चुका था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, परंतु वो नेशन वाइड नहीं था, छोटी मोटी जगह पर अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा था, और यहां पर मुस्लिम लोग भी अभी तक शामिल नहीं हुए थे। तो ऐसे में जब मोहम्मद अली एंड शौकत अली किसके पास आए, गांधी जी के पास आए, ठीक है, और गांधी जी को कहा कि ऑटोमन एम्पायर की क्या बताई, कंडीशन बताई कि गांधी जी, बापूजी यहां पर ये हो रहा है। तो ऐसे में गांधी जी ने इसको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के वे में लिया कि वो एक यूनाइटेड अम्ब्रेला में, ठीक है, ये आ गया आपका यूनाइटेड अम्ब्रेला में आ जाए, यूएम, ठीक है, और क्या हो जाए, हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो जाएं। तब 1920 के लास्ट में, शायद दिसंबर की बात है, कहां की बात है, दिसंबर या सितंबर के बीच, सितंबर और दिसंबर के बीच में, सितंबर और दिसंबर के बीच में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट को एक साथ जोड़ दिया गया, ठीक है, और लास्ट में, ठीक है, स्टार्ट करने की कोशिश की गई। और कब, 1921 जनवरी में, 1921 में इसको स्टार्ट करना घोषित कर दिया गया, ये मान लिया गया। अब बात आती है आपकी कौन सी, आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कौन सा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको मैं आपको आगे चलकर किस चीज में बताता रहूंगा, एनसीएम के रूप में, एनसीएम। अब देखो, खिलाफत का तो अपन ने देख लिया, क्या हो गया, अगेंस्ट करना, और नॉन कोऑपरेशन को भी हिंदी में यदि आप कहो तो क्या कहोगे, व्हाट यू विल कॉल इट, असहयोग आंदोलन मूवमेंट, ठीक है, मीन्स वी शुड नॉट कोऑपरेट विद द Britishers. How will we cooperate with the Britishers? By buying their goods and commodities which were produced Britain and they were imported in India. ठीक है, for what? For the colonial people. Colonial peoples. ठीक है, क्योंकि मशीन से बना हुआ सामान है और हम उसको खरीद रहे हैं, बिकॉज दे वर वेरी चीप,
and they can be afforded by a single or even a poor people. So that's why we were purchasing their goods, and this was the form of the cooperation which we are going with the Britishers. तो गांधी जी ने अपनी एक हिंद स्वराज नाम की बुक लिखी और 1909 में, और उन्होंने क्या कहा कि भाई ब्रिटिशर्स वर एबल टू एस्टैब्लिश देयर एम्पायर ओवर इंडिया बिकॉज वी वर कोऑपरेटिंग देम। यदि हम उनको कोऑपरेट नहीं करते तो हम तकरीबन 150 साल पहले ही उनसे क्या पा चुके होते, फ्रीडम। इसलिए यदि अपन को ब्रिटिशर से फ्रीडम चाहिए तो हम उनको नॉन कोऑपरेट करें, यानी असहयोग करें। अब देखिए, उर्दू लैंग्वेज में आपने खिलाफत कहा, तो खिलाफत का मतलब भी क्या है, किसी चीज के अगेंस्ट जाना, ठीक है। और ऐसे में नॉन कोऑपरेशन को भी क्या कहा जा रहा है आपका, असहयोग। इसलिए इसका पूरा नाम क्या पड़ा, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो भी मैंने आपको डेट बताई थी कितनी, कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना जल्दी से फटाफट, ठीक है। अब लिख दोगे, हो गए 3 सेकंड 5 सेकंड, लिख दो आंसर। देखिए क्या 1921, और मंथ था आपका कौन सा, जनवरी। क्लियर है, ईयर भी आ गया और आपका जनवरी भी आ गया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिसाब तो बैठ लिया था अपना 1920 में, के बाद 21 में स्टार्ट कर देंगे दिसंबर के टाइम पर, परंतु मेनली इसको स्टार्ट करने के लिए हमें अपन को क्या करना पड़ेगा, अनफोल्ड इन स्टेजेस। इट शुड बी अनफोल्डेड इन स्टेजेस, ठीक है। अब ये स्टेजेस वाला आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और आपको पूरा का पूरा इसको पढ़िएगा ध्यान से। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दे सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा आप इसको पूरे ध्यान से देखेंगे।